हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और रादर मैं कहूंगा स्टार्ट नहीं स्टूडेंट, आज हम लोग एंड करने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड 1860। तो स्टूडेंट आज इसका लास्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेक्चर नंबर 8 है, जो कि स्टूडेंट मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। ऑलरेडी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था और मैं दोबारा से लेक्चर नंबर 8 आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत लगती है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे, बढ़िया बढ़िया नोट्स बना के आप मुझे भेजो, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी और बहुत बढ़िया तरीके से मैं अपना लेक्चर आपके आगे डिलीवर करूंगा। तो आईपीसी, प्यार से हम लोग आईपीसी बोलते हैं। तो आईपीसी के अंदर स्टूडेंट लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ चार्ट बना लो, जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं यहां पे, वो आप मेरे साथ बना लो। तो अगर मैं बात करूं लेक्चर नंबर 8 की, तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जर्नल एक्सेप्शन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जर्नल एक्सेप्शंस का रहेगा। मॉड्यूल में कहा दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 235, पेज नंबर 235 में जर्नल एक्सेप्शंस लिखी हुई है। तो ये लास्ट टॉपिक है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा, तो आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाएंगे। चलो जी, तो जर्नल एक्सेप्शन की स्टूडेंट में बात करूं तो यहां पे जो हम डील करेंगे, सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा, ये सेक्शन 76 से स्टार्ट होगा और 105 तक जाएगा। ठीक है, अब यहां पे गुड न्यूज क्या है आपके लिए, इसको भी दो पार्ट के अंदर ब्रेकअप कर लेते हैं। तो सेक्शन अगर मैं बात करूं 76 से लेके 95, इसकी एक ब्रांच बना लो, और दूसरी तरफ सेक्शन 96 से लेके 106 की एक ब्रांच बना लो। ये साथ के साथ स्टूडेंट नोट्स बना लो आप। अब देखो इसमें आपका बेनिफिट क्या है। सर क्या बेनिफिट है बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 96 से लेके 106 अगर आप मॉड्यूल के अंदर देखेंगे तो ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ये करवाऊंगा नहीं। अगर ये सिलेबस में होता तो मैं इसको आगे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करके आपको करवाता। सेक्शन 96 से लेके 99 में आपको अलग करवाता, फिर उसके बाद 100 से लेके 102 करवाता, फिर उसके बाद 103 से 105 और लास्ट पार्ट में आपको 106 करवाता। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए स्टूडेंट ये वाला पार्ट मैं नहीं ले रहा। ठीक है, यस सर। तो हम लोग सेक्शन 76 से स्टार्ट करेंगे 95 तक। अब 76 से 95 में क्या दिया है, जर्नल एक्सेप्शन। इसके अंदर जर्नल एक्सेप्शंस हमें बता रखी। सर ये टॉपिक क्या है, देखो बेटा ये टॉपिक क्या है, इंडियन पीनल कोड के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्यूज्ड है, कौन है जो हमारा पर्सन एक्यूज्ड है, उसने क्या किया है, क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके ऊपर, उसने किसी का मर्डर कर दिया। उसने किसी का क्या कर दिया, मर्डर। आपको पता ही है सेक्शन 302 मर्डर का सेक्शन है, और सेक्शन 304, सेक्शन 304 में क्या होता है, अगर आपने कोशिश की है, आपने सोचा नहीं है कि हमें किसी का मर्डर करना है, आपने बस प्लानिंग की है कि भैया जाएंगे, थोड़ा बहुत डराएंगे धमकाएंगे, हॉकी उक्की लेके जाएंगे, 4 पहलवान लेके जाएंगे, बाउंसर लेके जाएंगे भाई, और आदमी सामने वाला आदमी क्या हो जाएगा, डर जाएगा। तो वहां पे सेक्शन 304 लगता है। तो 302 आपका मर्डर है। तो यहाँ पे आपके ऊपर क्या है, दोनों केस में क्रिमिनल लायबिलिटी है, चाहे 302 हो 304 हो। तो यहाँ पे जो पर्सन एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसने क्या किया है भाई, क्रिमिनल लायबिलिटी कमिट की है। ठीक है जी, उसने क्रिमिनल लायबिलिटी की है। एग्जांपल के लिए उसने मर्डर किया है या उसने किसी की मारपीट कर दी। ठीक,
absence of mens rea, अगर वहां पे मेंस रिया नहीं है, अगर वहां पे मेंस रिया नहीं है, आपसे मर्डर हो गया सेल्फ डिफेंस में, आपसे मर्डर हो गया सेल्फ डिफेंस में, तो आपके पास तो मेंस रिया था ही नहीं, मतलब गिल्टी इन माइंड, आपकी कोई इंटेंशन तो थी नहीं, जो भी रॉन्ग डूअर है उसके पार्ट में ऐसी कोई इंटेंशन तो थी नहीं कि मैंने इस आदमी का क्या करना है, मर्डर करना है। तो उस केस के अंदर ये जो एक्यूज्ड है पर्सन, ये डिफेंस यहां पे ले सकता है, ये क्या कर सकता है, इन क्रिमिनल केसेस के अंदर एक्यूज डिफेंस क्लेम कर सकता है। और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 105 इसको एविडेंस मानेगा, इसको क्या मानेगा, एविडेंस। तो यहां पे जो ये एक्सेप्शंस क्रिएट की गई है जो कि एक्यूज्ड के फेवर में है, व्हाइल कमिटिंग क्रिमिनल लायबिलिटीज, ठीक है जी, एंड द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, तो 6 कैटेगरीज के अंदर स्टूडेंट इसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। 6 कैटेगरीज के अंदर इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब एक एक लाइन आप लोग यहां पे पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया। जनरल एक्सेप्शंस के अंदर हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो प्लीड कर सकता है ये डिफेंस व्हाइल कमिटिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, बट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया की स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, अब्सेंस होनी चाहिए। एंड सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट इसे क्या मानेगा, एविडेंस मानता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे जर्नल एक्सेप्शन है, यहाँ पे जर्नल एक्सेप्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा पर्सन है, कौन है जी, पर्सन, मतलब कि एक्यूज्ड, उसने क्या किया है भाई, क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी है भाई उसके ऊपर, पर यहां पे अब्सेंस है, और अब्सेंस किसका है भाई, अब्सेंस ऑफ मेंस रिया, अब्सेंस ऑफ मेंस रिया मतलब कि गिल्टी इन माइंड। तो उस केस के अंदर ये बंदा क्या ले सकता है भाई, डिफेंस ले सकता है। दीज आर द जर्नल डिफेंस, तो दीज आर द जनरल डिफेंस, वो डिफेंस मांग सकता है। और हमारा सेक्शन है 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि इसे एविडेंस मानता है, जो कि इसे क्या मानता है, एविडेंस मानता है। ठीक है जी, चले आगे। अब यहाँ पे जो डिफेंस है उनको 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो डिफेंस है हमारे पास, इसकी कितनी कैटेगरीज बनाई गई है, 6 कैटेगरीज इसकी बनाई गई है। तो 6 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया। हम पहली कैटेगरी लेने जा रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी। यहाँ पे जुडिशियल एक्ट दिया हुआ है मॉड्यूल में, मैं जो लेने जा रहा हूँ वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट लेने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लेने जा रहा हूँ, मिस्टेक ऑफ, आप सेंटर में बस मिस्टेक लिखो, चार्ट बनाएंगे हम लोग, आप सेंटर में मिस्टेक लिखो। मिस्टेक में हम जो डील करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन हम लोग डील करेंगे। एक सेक्शन है 76 और दूसरा सेक्शन हम लोग डील करेंगे 79। जो 76 है वो डील करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। किससे डील करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। और ये डील करता है भाई मिस्टेक ऑफ लॉ से, ये डील करता है मिस्टेक ऑफ लॉ से। ठीक है जी। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की क्या कहानी है और मिस्टेक ऑफ लॉ की क्या कहानी। देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको पता ही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है कि जो मर्डर हुआ, जो मर्डर किया गया वो जिस चाकू से किया गया, ठीक है, तो उसने, उस बंदे ने कौन से चाकू से मर्डर किया, उसने जूते के निशान, ठीक है जी,
ब्लड सैंपल, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फैक्ट्स होते हैं। उस टाइम पे वो बंदा, कहते हैं कि जहां पे मर्डर हुआ उस टाइम पे वो वहां पे मौजूद था या नहीं था, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ठीक। जैसे हो सकता है कि कई बार आपने किसी को मर्डर करते हुए देखा, दूर से देखा आपने, और आपको लगा कि आदमी ने उसका क्या किया, मर्डर किया है, पर हो सकता है शायद वो सेल्फ डिफेंस में उसने किया हो सकता है वो शायद उसने क्या किया हो, सेल्फ डिफेंस में किया हो। दूसरी बात, शायद आपने वो चेहरा ढंग से नहीं देखा, ठीक है जी, आपने वो चेहरा ढंग से नहीं देखा, या आपने उस गाड़ी का जो नंबर था, आपसे गलती हो गई गाड़ी का नंबर बताने में, ठीक है, मिस्टेक हो गई। तो ये मिस्टेक ऑफ क्या है भाई, फैक्ट्स। फैक्ट्स के अंदर क्या हुई है, मिस्टेक हुई है, तो वहां पे हमारा एक्यूज्ड क्या कर सकता है, डिफेंस मांग सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है भाई, लॉ के अंदर मिस्टेक है, लॉ के अंदर क्या है, मिस्टेक है। तो इसके अंदर भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि लॉ के अंदर मिस्टेक है। जैसे स्टूडेंट क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाहर गोल्ड लेके जाते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर आप गोल्ड लेके जाते हैं, तो एक लिमिट तक आपको गोल्ड ले जाना क्या होता है, अलाउड होता है। एक लिमिट तक आपको क्या है, गोल्ड ले जाना अलाउड है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब कि जो लॉ है भाई, जो लॉ बना हुआ है, आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते भी हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। तो अगर आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ करोगे तो डज नॉट एक्सक्यूज। तो अब इसके अंदर आपने देखो यहाँ पे नोट्स बनाने, और यहाँ पे मैक्सिमम का यूज किया गया है, तो आप वो मैक्सिमम यहाँ पे लिखेंगे, मैं बुक से आपको बताऊंगा, और इसके अंदर भी मैक्सिमम का यूज किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। तो क्या लिखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहला देखोगे तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बता रहा है, ठीक है जी, बाउंड बाय लॉ। तो एक तरफ सेक्शन 76, एक तरफ सेक्शन 76, और दूसरा हम लोग जो सेक्शन लेने जा रहे हैं 79। तो 79 में क्या है, लॉ की मिस्टेक बता रहा है, और 76 के अंदर किसकी मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ क्या है, फैक्ट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आराम आराम से पढ़ते हैं इसको, ठीक है जी, आप भी एक बार रीड करो। देखो वीडियो को मैं पॉज आपके लिए कर रहा हूं, आप भी वीडियो को पॉज करो पहले, फिर पढ़ो इसको, पढ़ के देखो एक बार। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना, ये एक नई टेक्निक है देखो पढ़ने की, कैसे पढ़ना है, ठीक है जी। देखो जरा, commits any act which he is bound। एक मिनट रुक जाओ, दोबारा से करते हैं इसको, बड़ा मजा आया मुझे इस टेक्निक को देख के। यहाँ से bound to do or mistakenly believes अरे in यार good दोबारा faith से, that he एक is मिनट bound रुक by law। जाओ। क्लास में तो आपसे पढ़ाते थे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये पढ़ना स्टार्ट करेगा कंप्यूटर। Mistake of fact bound by law according to section 76. If anyone commits any act which he is bound to do or mistakenly believes in good faith that he is bound by law to do it, he is not guilty. The mistake or ignorance must be of fact, but not of law. If the mistaken facts were true, the act would not be an offense. Mistake of fact is a general defense based on the common law maxim ignorantia facit excusat. Igor anita juris non excusat. Ignorance of fact excuses. Ignorance of law does not excuse. In mistake of fact, the accused does not possess mens rea or guilty mind. देखो जी क्या कहानी है, 236 EPJI and GL। तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा मजा आ गया, ठीक है जी, कंप्यूटर ने पढ़ के दिखाया, अब हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए ऐसा किया कि आप लोग भी एक बार पढ़ के देख लें, और अगर आप में से किसी ने ना पढ़ा हो तो कंप्यूटर ने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा, पर अब इसकी इंटरप्रिटेशन, हिंदी अनुवाद नहीं स्टूडेंट, इसकी इंटरप्रिटेशन, और इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि देखो जी इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सारा कुछ लिखना है, ठीक है। सेक्शन 76 की हम लोग बात करने जा रहे हैं।
तो आप लोग क्या लिखेंगे सेक्शन 76 के अंदर? सबसे पहले मुझे बताओ सेक्शन 76 किससे डील करता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट से डील करता है। तो सेक्शन 76 किससे डील कर रहा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट से डील कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब जब एक्यूज्ड ने वो क्या किया, क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर जो अराइज हुई है उसके अंदर क्या हुआ है, कुछ नेग्लिजेंस हो गई आपसे, जो यहाँ पे हमारा विटनेस है उससे क्या हो गई है, कुछ नेग्लिजेंस हो गई है। जैसे यहाँ पे मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कन्हैया का नाम सुना होगा आपने, जिसने बोला था कि भारत के टुकड़े हो जाएं, ये सब हो जाएं। जेएनयू का केस आपको पता होगा। तो कन्हैया नाम का एक आदमी था, तो जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे थे, पर उसकी जो आवाज है उसको डबिंग करवाया गया था कि वो इस तरीके से बोल रहा है कि भारत तेरे टुकड़े हो जाएं, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और आपको पता होगा तो सीबीआई ने चार्जशीट भी नहीं बनाई उसके अगेंस्ट, इसलिए सीबीआई चार्जशीट भी उसके अगेंस्ट नहीं बना पाई, ठीक है ना। ओनली लिप्स मूवमेंट थे। तो यहाँ पे वो बंदा डिफेंस ले गया। तो हमारा यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो क्या क्लेम कर गया? डिफेंस यहाँ पे क्लेम कर गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो इग्नोरेंस है उसके अंदर नेग्लिजेंस है, मतलब कि जो फैक्ट है उनके अंदर कुछ नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से जो हमारा डिफेंडेंट है, मतलब कि एक्यूज्ड है, वो यहाँ पे डिफेंस ले सकता है। तो अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई नेग्लिजेंस हुई है फैक्ट्स को लेके, ठीक है ना, लापरवाही हुई है कुछ फैक्ट्स को लेके, तो आप एक्यूज्ड को क्या है भाई, जेल में नहीं डाल सकते। एक्यूज्ड को आप जेल में नहीं डाल सकते। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मैक्सिमम बताना है। आपने ये लिखना है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहां से लिखोगे आप पहली लाइन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ जनरल डिफेंस बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाली लाइन लिखोगे और इसके अंदर बताओगे एक मैक्सिमम यहाँ पे यूज किया गया। और मैक्सिमम का मतलब क्या है? इस मैक्सिमम का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज। अगर कोई फैक्ट के अंदर इग्नोरेंस है तो उसे हम एक्सक्यूज कर सकते हैं, उसे हम डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। ब्रैकेट में आप लिख देना कि ब्रैकेट में लिख देना दैट इज नेग्लिजेंस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? दैट इज नेग्लिजेंस। यहां पे जब आप लिखोगे तो इसके भाई ब्रैकेट में लिख देना दैट इज नेग्लिजेंस। तो अगर कुछ नेग्लिजेंस होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर लापरवाही है, तो डिफेंस क्लेम किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दूसरी तरफ क्या बताया गया है, इग्नोमिटिया जुन्स नॉन एग्जीक्यूटर। देखो इसको अब अगर मैं यहाँ पे आप ढंग से पढ़ के देख लो भाई, मैक्सिमम है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है अगर आप देखोगे तो यहां बताया गया, इस मैक्सिमम का जो मतलब है वो यहां पे बताया गया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ करते हैं तो फिर उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक। दूसरी बात, इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होना चाहिए? एक्यूज्ड क्या है यहाँ पे? अब्सेंस ऑफ मेंस रिया होना चाहिए। अब्सेंस ऑफ क्या होना चाहिए? मेंस रिया। तो जाके वो क्या कर सकता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे एक तो मैक्सिमम लिख के आओगे, दूसरा बताओगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर जो एक्यूज्ड है डज नॉट पोसेस मेंस रिया और गिल्टी इन द माइंड, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद अगर आप देखोगे उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76। देखो सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग एक एक लाइन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 क्या हुआ है? एनीवन कमेंट्स एनी एक्ट, तो किसी ने कोई भी एक्टिविटी की हो विच इज बाउंड टू डू और मिस्टेक बिलीव्स इन अ गुड फेथ दैट ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब भाई लॉ के अकॉर्डिंग उसको बोला गया, लॉ के अकॉर्डिंग उसको बोला गया है, उसने गुड फेथ में वो काम किया था, ठीक है जी। उसने क्या किया था? गुड फेथ के अंदर वो काम किया था। जैसे सीबीआई वाले जाते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड मारने जाते हैं, तो गुड फेथ में वो काम करने वो जा रहे हैं और उस टाइम पे उनसे कमेंट हो जाता है, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी उनके ऊपर अराइज हो जाती है, तो उनको गिल्टी नहीं माना जाएगा, उनको गिल्टी नहीं माना जाएगा।
जैसे अभी आप रिसेंटली केस के अंदर देखोगे तो सुशील कुमार कोई पहलवान है, ठीक है, जिसको मर्डर के केस में जो अभी जेल में पकड़ा गया है, ठीक है जी। तो उस केस के अंदर जो इंक्वायरी करने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उसको पकड़ने जा रहे हैं, अगर उनसे कोई क्या हो जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, तो वो तो गुड फेथ में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गिल्टी नहीं माने जाएंगे। तो मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट बट नॉट बाय लॉ। तो मिस्टेक जो होनी चाहिए, इग्नोरेंस जो होनी चाहिए, वो फैक्ट की वजह से होनी चाहिए, लॉ की वजह से नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपका ट्रू है, तो उस केस के अंदर द एक्ट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। तो जो भी आपने एक्ट किया है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पे बस एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको नेग्लिजेंस प्रूफ करनी होगी, आपके पास मेंस रिया नहीं था, ये सब कुछ आपको प्रूफ करना होगा। आगे चलते हैं सेक्शन 79। सेक्शन 79 के अंदर भी आप पहले मैक्सिमम लिख के आओगे, और मैक्सिमम क्या लिख के आना है, ठीक है जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डस नॉट एक्सक्यूज, तो ये मैक्सिमम आप लिख के आना। इग्नोरेटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूटा, ये आप लिख के आना, और इसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डस नॉट एक्सक्यूज, ठीक। उसके बाद आप लिख के आना कि जो ये सेक्शन है 79 वो किससे डील करता है, वो मिस्टेक ऑफ लॉ से डील करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, तो जो मिस्टेक हुई है हम उसे जस्टिफाइड करेंगे लॉ के थ्रू। तो यहां पे देखो क्या कहता है, इफ एनीवन कमिट एनी एक्ट व्हिच इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। तो यहां पे सीधा और सिंपल सा क्या लिखा हुआ है भाई, इफ एनीवन कमेंट्स एनी एक्ट, आपने कोई भी एनीवन कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब कोई आपने क्रिमिनल लायबिलिटी कमेंट की, कोई भी एक्टिविटी आपने ऐसी की विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और लॉ उसे क्या कर रहा है, जस्टिफाइड कर रहा है बाय रीजन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय अ रीजन मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, यहां पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ क्या है, फैक्ट है, और आप लॉ को क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, आप लॉ को क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तो उस केस के अंदर आप ये डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं, एक क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हुई, एक क्रिमिनल लायबिलिटी क्या हो गई, अराइज हो गई, जिसके अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, ये ध्यान रखना है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, ठीक है, बट वो जस्टिफाइड है लॉ के थ्रू, वो क्या है, जस्टिफाइड है लॉ के थ्रू। तो उस केस के अंदर आप ये डिफेंस क्लेम कर सकते हो। समझ में आया या नहीं? सर समझ में आ गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूंगा और आप एक बार इसे पढ़ के देख लीजिए। तो देखो स्टूडेंट, आपने सेक्शन 77 और 78 पढ़ के देख लिया होगा एक बार, और अगर प्लीज पढ़ के नहीं देखा तो वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ के देख लो। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 77 की। सेक्शन 77 क्या कह रहा है और 78 क्या कह रहा है। अगर बात करें तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होगा, आपको बताया था यहाँ पे कैटेगरी है, तो ये फॉल होगा जुडिशियल एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सेक्शन 77, 78, इसमें आया था भाई 76 और 79। तो यहां पे आ जाओ, आप नोट्स बना लो भाई। सेक्शन आ गया हमारे पास 77 और ऊपर हेडिंग डाल लो जुडिशियल एक्ट्स। तो अब कुछ जुडिशियल एक्ट है, मतलब कि जो हमारे जज हैं या जज मतलब कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का क्या है भाई, ऑर्डर है, उसकी वजह से कुछ एक्ट हो गया, कुछ क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो गई है एक्यूज्ड के ऊपर,
तो वो एक्यूज क्या कर सकता है, डिफेंस ले सकता है। वो एक्यूज क्या कर सकता है, डिफेंस ले सकता है। 77 के अंदर कौन डिफेंस ले रहा है, जजेस। तो यहाँ पे जजेस डिफेंस ले रहे हैं, और सेक्शन 78 के अंदर जो डिफेंस है वो पीपल्स ले रहे हैं, वो पर्सन्स ले रहे हैं हु एक्ट, जिन्होंने एक्ट किया है ऑन द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर की वजह से उन्होंने क्या किया है, एक्ट किया है। तो वो पर्सन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हाँ जी, वो पर्सन्स यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर है या कोई जजमेंट है, कोर्ट ऑर्डर है या कोई जजमेंट है। तो सबसे पहले सेक्शन 77 के अंदर आ जाते हैं, और सेक्शन 77 के अगर मैं एंट्री ग्रांट्स की बात करूं, तो अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट है द जज must be acting जुडिशली। तो जज साहब ने जो एक्ट किया हो वो जुडिशली किया हो। नंबर 2, एक्ट मस्ट बी within his jurisdiction, within his jurisdiction। तो यहाँ पे जज साहब ने जो एक्ट किया है वो अपनी जुडिक्शन के अंदर किया है। और तीसरा, द एक्ट मस्ट बी performed in good faith। तो अगर जज साहब यहाँ पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, अगर जज साहब यहाँ पे ये तीनों कंडीशन क्या करते हैं भाई, सेटिस्फाई करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा जी, हाँ जी, तो अगर जज साहब क्या करते हैं भाई, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, तो उस केस के अंदर नो ऑफेंस, इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो ऑफेंस इज अट्रैक्टेड, नो ऑफेंस इज अट्रैक्टेड। तो इस केस के अंदर कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट कॉमा इफ कॉन्ट्रेडरी टू लॉ, पर अगर वो कॉन्ट्रेडरी टू लॉ हो जाता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज ऑफेंस। तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। मतलब कि वो अपनी जुडिक्शंस के बाहर जाके कोई काम करते हैं, तो उस केस के अंदर वो ऑफेंस माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए मॉड्यूल के अंदर सेक्शन 78 के अंदर, तो यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है भाई, यहाँ पे जो एक्ट है वो कौन कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सेक्शन 77 जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो जज को प्रोटेक्ट कर रहा है क्रिमिनल लायबिलिटी से। उन्होंने कोई जुडिशियल एक्ट किया, उसकी वजह से कोई क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो गई, तो जज को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। 78 क्या है, उसका एक्सटेंशन है। वो कह रहा है जो पर्सन है उन किनको प्रोटेक्ट कर रहा है, मिनिस्ट्रियल और अदर स्टाफ को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सेक्शन 78 इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 77, और यहाँ पे उन लोगों को प्रोटेक्ट किया गया है जो क्या कर रहे हैं भाई, जो कोर्ट का ऑर्डर आया था या कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनसे क्या हो गया, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो गई, तो उन लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उन लोगों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आप पढ़ के देखेंगे नो ऑफेंस, वो ऑफेंस यहाँ पे नहीं माना जाएगा, चाहे यहाँ पे वो पर्सन क्या है भाई, जुडिक्शंस के बाहर चले जाए, चाहे वो पर्सन यहाँ पे जुडिक्शंस के बाहर चले जाए,
तो भी यहाँ पे वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो जज को अपनी जुडिशंस के बाहर नहीं जाना, बट अगर वो पर्सन्स जुडिशंस के बाहर चले जाते हैं तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो अब आप पढ़ के देख सकते हैं, समझ में आपको सारा आ जाएगा इजीली। पहला जज के रिगार्डिंग है, और 78 77 का एक्सटेंशन है, वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट की जजमेंट है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कोई क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो उन लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट हम लोग डील करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 80। हेलो, तो स्टूडेंट सेक्शन 80 में आ जाते हैं। सेक्शन 80 किस चीज के रिगार्डिंग है? सेक्शन 80 एक्सीडेंट के रिगार्डिंग है। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा भाई? एक्सीडेंट वाली कैटेगरी के अंदर आप लिख लेंगे सेक्शन 80 यहाँ पे फॉल करेगा। तो हम लोगों ने 76, 77, 78, 79 और अब हम लोग 80 करने जा रहे हैं, जो कि एक्सीडेंट की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका चार्ट बना लेते हैं बढ़िया सा। तो चार्ट क्या है भाई? एक्सीडेंट। आप सभी को पता होगा एक्सीडेंट क्या होता है भाई? जो कि अचानक हो जाता है ना, हमें नहीं पता ना, अचानक हो जाता है। आप स्कूटी चला रहे हो, ठीक है ना, और स्कूटी चलाते चलाते आपने किसी को ठोक दिया। जैसे क्रिकेट मैच है, तो भैया क्रिकेट मैच के अंदर बॉलर क्या है? बॉलिंग करता है और उसने विराट कोहली के हेलमेट में मार दिया। तो उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि विराट कोहली के हेलमेट में मारना है या बॉल थ्रो करते हुए मुझे किसी को मारना है, ठीक है, वो गलती से लग जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में ऐसा हुआ भी था कि पता नहीं कौन सी टीम का प्लेयर था जिसकी डेथ हो गई थी, साउथ अफ्रीका या शायद ऑस्ट्रेलिया का था। तो एक बॉलर ने बॉलिंग की थी और उसके हेलमेट में जाके लगी और इतनी खतरनाक लगी कि उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो स्टूडेंट उस केस के अंदर उस बंदे को क्या है यहाँ पे भाई साहब, उसने डिफेंस क्लेम कर लिया। तो एक्सीडेंट क्या होता है? जो अचानक हो जाए, ठीक है। तो एक्सीडेंट वर्ड का अगर मैं मतलब बोलूं तो एक ऐसा इवेंट है जो क्या था? फॉर सी, मतलब कि आपको दिख नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, या आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा इवेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 80 में क्या कहानी है। सेक्शन 80 के अंदर, तो सेक्शन 80 के अंदर बोला गया है कि आपने क्या किया है भाई? आपने कोई क्राइम किया है। आपने क्या किया है? कोई क्राइम। और ये आपको पहले टाइम से ही बता दिया मैंने कि अगर कोई आप क्राइम करते हो जिसके अंदर मेंस रिया, मतलब गिल्टी इंटेंड नहीं है, आपका गिल्टी इंटेंड नहीं है, ठीक है जी। तो मेंस रिया नहीं है भाई आपका, तो उस केस के अंदर आप आईपीसी के अंदर डिफेंस मांग सकते हो। तो आईपीसी के अंदर आप डिफेंस कर सकते हो। दूसरी तरफ आ जाता है एक्ट्स रियस, जिसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट। हमारे यहाँ जो आईपीसी है उसके अंदर भाई ये दोनों प्रूफ होने चाहिए, तो जाके आईपीसी के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि मेंस रिया नहीं है, हम लोग यहाँ पे बार बार कह रहे हैं मेंस रिया नहीं है, और एक्स रिया है, मतलब कि वो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी। तो उस केस के अंदर आप डिफेंस ले सकते हो। उस केस के अंदर आप लोग क्या ले सकते हो? डिफेंस ले सकते हो। तो इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है जी, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब देखो बुक में क्या लिखा हुआ। तो सेक्शन 80 में क्या हुआ जी? आपने क्या किया है? आपने कोई ऑफेंस कर दिया जो कि एक्सीडेंटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, आपकी कोई मेलाफाइड या विदाउट नॉलेज, मतलब कि मेंस रिया नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि मेंस रिया आपका नहीं है वहां पे।
लीगल ड्यूटी आप वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, आपने सारे प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस आपने सारे लिए थे, ठीक है जी, तो इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, नो ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन, ये सेक्शन प्रोटेक्शन दे रहा है एक्सीडेंट से, ठीक है, जो कि फॉरसीन था, मतलब कि आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और मैंने आपको ये बताया कि एक्सीडेंट का मतलब क्या है, जैसे किसी गेम के अंदर हो जाता है, किसी स्पोर्ट्स के अंदर हो जाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सेक्शन 80 ने क्या की है, कवर की है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 80 समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 81, और 81 अगर हम सेक्शन की बात करें तो 81 स्टूडेंट डील करता है नेसेसिटी से। तो सेक्शन 81 किससे डील करता है, नेसेसिटी से डील करता है। आप नोट्स बना लो साथ के साथ। तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड है स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी पर्सन है वो कौन है जी, एक्यूज्ड है, उसने एक क्रिमिनल लायबिलिटी की है, और जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, ये डिफेंस लेके, नेसेसिटी का डिफेंस लेके कि भैया ये नेसेसिटी थी, इस चीज की जरूरत थी, इसकी वजह से मैंने क्या किया, ये ऑफेंस किया, और आप मेरी लायबिलिटी को क्या करो, कम कर दो, क्योंकि मैंने जो भी एक्ट किया वो गुड फेथ पे किया, और मेरे अंदर कोई भी मैंसरिया नहीं था, कोई भी गिल्टी इन माइंड नहीं था, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट एक मैक्सिमम भी यूज किया गया है, और वो मैक्सिमम क्या है, जस्ट नेसेसिटीज, नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगम। इसका मतलब होता है नेसेसिटी नोज नो लॉ, ठीक है ना, मतलब कि भैया आपको क्या है, उस नेसेसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपसे क्या हो गया है, एक क्रिमिनल लायबिलिटी आपसे अराइज हो गई है, और आप उस क्रिमिनल लायबिलिटी को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो जो आपने एक्ट किया वो लेस डेंजरस भी हो सकता है, और जो आपने एक्ट किया वो मोर डेंजरस भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और एग्जाम्पल देके आपको क्लैरिफाई करवाऊंगा कि सेक्शन 81 नेसेसिटीज के अंदर क्या नेसेसिटी है जो यहाँ पे वो बताना चाहता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में लेके आ जाओ, क्या लेके आना है कि एक एक्यूज्ड है, आरोपी है, जिसने क्या किया है, कमिट किया है, एक क्रिमिनल लायबिलिटी कमिट की है, या वो क्रिमिनल लायबिलिटी या तो लेस डेंजरस है या तो वो ज्यादा डेंजरस है। अब देखो जी क्या हुआ, 4 लोग हैं, ठीक है जी, 4 लोग शिप में जा रहे हैं, और शिप में जाते जाते क्या होता है भाई साहब, तूफान आता है और शिप डूब जाती है, और वो लोग कहीं पे किसी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं। अब 1 महीना हो गया भाई साहब, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन 4 लोगों में से 2 लोग क्या करते हैं, एक छोटे से बच्चे को मार डालते हैं। छोटा बच्चा होता है, 18 साल से कम का होता है, उसे मार डालते हैं, और अपने सर्वाइवल के लिए वो उसको मार देते हैं। बाद में वहां से एक बोट जाती है जो उन सबको बचा लेती है, ठीक। फिर उसके बाद डेथ का आरोप लगाया जाता है उन 2 पर्सन्स में जिन्होंने उस छोटे बच्चे को मार दिया था। तो यहाँ पे मुझे बताओ, क्या उनको नेसेसिटीज ऑफ डिफेंस मिलेगा? हाँ जी, आपसे स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उन 2 लोगों को, जो 2 एक्यूज्ड हैं, उनको नेसेसिटीज ऑफ डिफेंस मिलेगा, यस और नो? हाँ जी, तो आंसर इज नो, उनको नेसेसिटीज ऑफ डिफेंस नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि भाई आप अपने सर्वाइवर के लिए, मतलब कि अपने सर्वाइवल के लिए आप किसी की जान नहीं ले सकते, जान लेने का अधिकार आपके पास नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। मान लो दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई, ये कुछ घर बने हुए, ये क्या बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए, ठीक है जी। और ये जो घर बने हुए स्टूडेंट, होता क्या है भाई, इन 2 घर में आग लग जाती है। इन 2 घर में क्या लग गई भाई, आग लग गई। अब आग लगने के कारण क्या हुआ कि एक्यूज ने क्या किया, इस घर को तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है जी। किसको बचाने के लिए कि बाकी के घर क्या है, बच जाए, बाकी की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो बच जाए। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट, जो इसने ये क्रिमिनल लायबिलिटी की है, ये नो डेंजरस मानी जाएगी, मतलब कि लेस डेंजरस मानी जाएगी, और वो इसके केस के अंदर डिफेंस ऑफ नेसेसिटीज क्लेम कर सकता है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी क्लेम कर सकता है,
और उसके ऊपर जो लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको सेक्शन 81 भी समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे सेक्शन 81 एक बार रीड करके देख लो। सेक्शन 81 पूरा आप रीड करके देख लो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। हेलो, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन लेने जा रहे हैं हम लोग, सेक्शन नंबर 82। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 82 किससे डील करता है? हाँ जी, एक एक्ट हुआ, मतलब कि एक छोटा बच्चा है जो कि अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स है, तो 7 साल के कम उम्र का जो बच्चा है उससे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो गई है, ठीक है जी, उसने कोई क्रिमिनल लायबिलिटी कर दी है, तो वो उस केस के अंदर क्या कर सकता है, डिफेंस ले सकता है। तो एक बार आप ये पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके आप सेक्शन 82 और 83 पढ़ लो और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ नोट्स में आ जाओ आप, ठीक है जी। तो एक बार वीडियो को पॉज करो प्लीज स्टूडेंट, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं आप उस तरीके से पढ़ो, देखो मजा ही अलग आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरे 1 घंटे के आसपास का लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर मैं ये क्लास में डिलीवर करूं तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। तो सेक्शन 82 क्या कह रहा है, एक एक्ट हुआ है एक बच्चे से जो कि अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स है। तो अगर स्टूडेंट 7 साल के कम उम्र के बच्चे से मान लो कोई मर्डर हो गया या उसने कोई चोरी की, कुछ भी उसने ऐसा किया, तो उसको कंप्लीट अजम्पशन मिलती है, कंप्लीटली एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, उसे कोई भी यहाँ पे सजा नहीं मिलने वाली है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी उसे सजा नहीं मिलने वाली है और वो यहाँ पे डिफेंस ले सकता है। और इसके अंदर एक मैक्सिमम है, इसके अंदर एक स्टूडेंट मैक्सिमम है जिसका यूज किया गया है, और आपने मूवी का नाम भी सुना होगा डोली, तो डोली इनकैपेस यहाँ पे मैक्सिमम यूज किया गया है, जिसका मतलब है इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। मतलब कि स्टूडेंट जो 7 साल के कम उम्र का बच्चा है उसको समझ ही नहीं है, 7 साल से कम उम्र के बच्चे को समझ ही नहीं है, उसके अंदर कोई मैंसरिया ही नहीं है, और उसने क्या कर दिया, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उसके अंदर वो कंप्लीट अजम्पशन क्लेम कर सकता है, उसके अंदर वो कंप्लीट अजम्पशन क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी का मर्डर कर दे तो स्टूडेंट उसके ऊपर सेक्शन 302 आईपीसी नहीं लगने वाला, ना उसके ऊपर 304 लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद 83 में आ जाते हैं। तो 83 स्टूडेंट किन बच्चों के लिए लिया गया? 83 उन बच्चों के लिए लिया गया है भाई जो बच्चे क्या है, हाँ जी, जो बच्चे क्या है 7 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और 12 साल के हैं। तो 7 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 12 साल तक के बच्चे हैं, तो वो लोग कंप्लीट अजम्पशन तो नहीं ले सकते, सब्जेक्ट टू उनको अजम्पशन मिलती है कि ये चेक किया जाएगा कि मैच्योरिटी ऑफ माइंड है या नहीं है। इसमें एक एग्जांपल है, मान लो कोई बच्चा मोबाइल चोरी कर लेता है, किसी घर से मोबाइल चोरी कर लेता है और मोबाइल को जाके दुकान में बेच देता है, तो भाई इस केस के अंदर तो उसे अजम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो उसका मैच्योरिटी ऑफ माइंड है कि मैंने जो मोबाइल चोरी किया इसको बेचूंगा, उससे पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, तो मैच्योरिटी ऑफ माइंड है। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस बेसिस कि जो बच्चे 7 साल से ज्यादा उम्र के हैं और अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स हैं, उनका हमें चेक करना पड़ेगा मैच्योरिटी ऑफ माइंड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो अजम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज अजम्पशन नहीं मिलेगी। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट, और आगे मूव करने से पहले बता दूं आप सेक्शन 82 और 83 को अच्छे तरीके से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से आप पढ़ लो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन हम जो यहाँ पे लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन नंबर है भाई 84। सेक्शन नंबर 84 स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये सेक्शन क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक वो पर्सन है जिसने एक्ट किया है, जिसने किसी का मर्डर कर दिया, वो बंदा अनसाउंड माइंड है। वो बंदा क्या है? अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट टोटल 4 एलिमेंट है जो यहाँ पे होने चाहिए। सबसे पहला तो देखेंगे तो वो पर्सन क्या होना चाहिए? अनसाउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा, जब वो ऑफेंस किया गया हो उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड हो।
और इनकैपेबल ऑफ बीइंग द नेचर, मतलब कि जो मर्डर कर रहा है उसको पता ही नहीं है मैं किसका मर्डर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसको ये चीज पता है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ गई कि वो पर्सन जो है अनसाउंड माइंड होना चाहिए, जब वो ऑफेंस वो कर रहा हो उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए, और वो इनकैपेबल है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं, किसका मर्डर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं। आ रही है जी बात समझ में? तो यहाँ पे स्टूडेंट सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा साइको है और वो साइको किसी का मर्डर कर देता है तो उस केस के अंदर वो ये डिफेंस मांग सकता है कि सर मैं तो क्या है अनसाउंड माइंड हूं, मुझे पता ही नहीं चला। तो वही है डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट से, तो वो बंदा क्या करेगा, इन डिफेंस को, इस डिफेंस को क्या कर सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डील करने जा रहे हैं 85, सेक्शन 85 और 86 लेने जा रहे हैं। तो एक बार आप ये पढ़ के देख लो 85 की हेडिंग क्या है भाई, एक्ट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन ने एक एक्ट किया इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, वो इनकैपेबल है उस जजमेंट में कि भाई ये होगा क्या इस एक्ट करने से, बाय अ रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो उसने भाई साहब ये जो यहाँ पे एक्ट कर दिया, ये जो उसने यहाँ पे एक्ट कर दिया वो कैसे कर दिया जी, हाँ जी वॉलेंट्रीली उसने ये एक्ट यहाँ पे कर दिया। उसने जो ये एक्ट है, एक मिनट यहाँ पे पढ़ के देख लो अच्छे तरीके से, एक मिनट रुक जाओ पानी पी ले। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले सेक्शन 85 की हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सन ने क्या कर लिया भाई, एक एक्ट कर दिया, ठीक है जी। मान लो कि उसने भाई ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है जी, नशे में धुत है भाई साहब, और अल्कोहल पी ली भाई, समझ गए ना क्या पी है, तो अल्कोहल पी ली है, और अल्कोहल पीने के बाद स्टूडेंट उसने क्या कर दिया है, कोई एक्ट कर लिया है, ठीक है जी। अगर वो एक्ट स्टूडेंट सेक्शन ये वाला हमारा 85 होगा और ये हमारा 86 होगा, तो 85 के अंदर इनवॉलेंट्री है, मतलब वो तो करना नहीं चाहता था, फोर्स किया गया या फ्रॉड हुआ है उसके साथ विदाउट उसकी नॉलेज के, ठीक है जी, वो ऐसा काम नहीं करना चाहता था और ऐसा हो जाता है, ऐसा काम वो नहीं करना चाहता था और ऐसा हो जाता है, अगेंस्ट उसके विल के अगेंस्ट है ये, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी ने पी रखी है तो वो मर्डर कर दे जी बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 86 में फंस जाएगा। अगर आपने पी ली, ठीक है जी, आपको किसी ने जबरदस्ती तो पिलाई नहीं, और भाई आपने पी ली और पीने के बाद किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो उस केस के अंदर प्रिज्यूम कर लिया जाता है स्टूडेंट कि आपको ये नॉलेज है और आपने अपनी नॉलेज के अंदर किसी आदमी का क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है, तो उस केस के अंदर सेक्शन 86 लगेगा और आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आपको कोई फोर्स करके पिला देता है, जबरदस्ती आपको पिला देता है और फिर जाके कुछ आपसे क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, तो उस केस के अंदर आप डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 87। देखो जी 87 के अंदर दो बातें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। सबसे पहले क्या है, एक्ट मस्ट बी लीगल, जो भी यहाँ पे एक्ट किया गया वो लीगल हो, और दूसरा जो एक्ट यहाँ पे किया गया वो डेथ कॉज के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आपने यहाँ पे एक्ट किया, जो आपने यहाँ पे एक्टिविटी की, आपका यहाँ पे ये मैंसरिया नहीं है कि मुझे सामने वाले को मार देना है। जैसे एग्जांपल बॉक्सिंग का मैच है, तो भाई जब बॉक्सिंग का मैच होता है तो वहां पे कौन होगा, जो 18 साल से ज्यादा उम्र का होगा, ठीक है जी, वो पर्सन है जिसकी एज क्या है 18 साल से ज्यादा की है, और वो पर्सन अपनी क्या कर रहा है भाई, कंसेंट दे रहा है। वो पर्सन क्या कर रहा है, अपनी कंसेंट दे रहा है कि हाँ सर मैं अपनी क्या दे रहा हूँ, कंसेंट दे रहा हूँ, मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बॉक्सिंग मैच हो रहा है, तो सामने वाले का स्टूडेंट ये नहीं है कि आपको एक पंच ऐसा मारे कि जिससे आपकी डेथ हो जाए। और क्या ये जो एक्ट हो रहा है, क्या ये बॉक्सिंग मैच लीगली हो रहा है, और क्या इसके अंदर जो सामने वाले ने आपको पंच मारा, क्या उसके अंदर ये मैंसरिया है कि वो आपकी डेथ करना चाहता है, आपको मारना चाहता है, ऐसा नहीं है। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया
कि ये डिफेंस यहाँ पे लिया जा सकता है उस केस। इसका मतलब अगर कोई बॉक्सिंग मैच होता है भाई और सामने वाले को बॉक्सिंग मारा, जैसे कि आपने सुना होगा लूका, लूका और कौन था भाई, टाइसन। तो लूका और टाइसन की फाइट हुई थी, तो टाइसन का कान काट लिया था, ठीक है। तो आपको अगर पता हो तो बॉक्सिंग के नंबर 1 खिलाड़ी ये लोग रहे हैं और यहाँ पे इस मैक्सिमम का यूज किया गया। तो जब भी जहां पे जिस मैक्सिमम का यूज किया जाए तो सबसे पहले आप वो मैक्सिमम बता के आओ, ठीक है, वो मैक्सिमम आप लिख के आओ। तो इस केस के अंदर एक्यूज अपना डिफेंस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन नंबर 88, और सेक्शन नंबर 88 डायरेक्टली आप एग्जांपल से पढ़ेंगे। इसमें डॉक्टर और सर्जन को प्रोटेक्शन मिली है। जैसे देखो सीधी और सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे बेबी है, बेबी की डिलीवरी होनी है तो भाई साहब क्या होता है, हस्बैंड से साइन करा लिए जाते हैं, और उसके अंदर जब साइन करवाए जाते हैं तो उसके अंदर होता है पहले से कि अगर बाई चांस ऐसा हो गया, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, ठीक है जी, कुछ गलत हो जाए, तो उस केस के अंदर वो डॉक्टर या वो सर्जन वो लोग लाइबल नहीं होते, क्योंकि वो जो अपना काम कर रहे हैं वो गुड फेथ में कर रहे हैं, आपसे कंसेंट लेके कर रहे हैं, और उनका कोई भी ऐसा इंटेंट नहीं है कि सामने वाले की डेथ करनी है। आगे जी बात समझ में? तो कैसे पढ़ोगे, यहाँ पे कौन सा सेक्शन है जी हमारे पास, सेक्शन नंबर 88। कैसे पढ़ना है, सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ना है, ये पहला स्टेप होगा, उसके बाद इसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं भाई। देखो जी सेक्शन हमारे पास 89 आ गया। 89 के अंदर 2 कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहले तो बता दूं, सेक्शन 89 जो डील कर रहा है वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल तक है, या वो बंदा जो अनसाउंड माइंड है, ठीक है जी, उनके रिगार्डिंग डील कर रहा है। तो यहाँ पे जो गार्जियन है, गार्जियन कौन होता है भाई, जो उसके पेरेंट्स हैं या जिन्होंने चाइल्ड को क्या किया, अडॉप्ट किया। अब इसको ऐसे समझो कि एक बच्चा है जो कि अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स है, या वो बंदा क्या है, अनसाउंड माइंड है। अब मान लो कि एक जो बच्चा है वो 12 साल से कम उम्र का है, और क्या हुआ भाई, आप उस चाइल्ड के बेनिफिट के लिए वो काम कर रहे हो और आपने उसके गार्जियन से क्या ले रखी, कंसेंट ले रखी है। हो सकता है कि मान लो कि एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा आजकल कहीं गए हुए हैं और किसी बंदे को बोल दिया कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना, हमारे बच्चे का क्या रखना, ध्यान रखना। अब भाई बच्चा छत पे खेल रहा था और खेलते खेलते बच्चे के क्या हो गया भाई, चोट लग गई। तो आप फटाफट उस बच्चे को कहाँ लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए। अब हॉस्पिटल में बोला गया जी हम तो इसका क्या है, ज्यादा ब्लड आ गया, ये हो गया है, तो इसका टाके लगाने पड़ेंगे और कुछ करना पड़ेगा भाई साहब। तो उस केस के अंदर आप वहां पे कंसेंट दे सकते हैं, और उस केस के अंदर अगर मान लो कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप यहाँ पे वो डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट अनसाउंड माइंड है, तो भाई जो अनसाउंड माइंड है या जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं, तो आपको पता है किसी भी चीज के अंदर उनकी कंसेंट नहीं मानी जाती है। तो उस केस के अंदर जिनकी देखरेख, मान लो कि कोई बंदा है भाई अनसाउंड माइंड, जो बंदा है उसकी देखरेख कर रहा है और उसके बेनिफिट के लिए वो क्या करता है, उसको किसी के पास सिखाने के लिए, आपको पता होगा चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके पास भेजता है कि भैया ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएगा और अपना जो इसका अनसाउंड माइंड है ये ठीक हो जाएगा। तो भाई अगर मान लो कि वहां पे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे डिफेंस क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि वो थर्ड पर्सन यहाँ पे डिफेंस क्लेम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेक्शन 89 समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 90 में आपको कराने जा रहा हूं। सेक्शन 90 जो डील करता है वो कंसेंट से यहाँ पे डील करता है, और इसके बाद जो सेक्शन आएगा 91 वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 90 यहाँ पे जो डील कर रहा है स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने सेक्शन किया 87 वो भी कंसेंट से डील कर रहा था, 88 किया वो भी कंसेंट से डील कर रहा था, 89 किया वो भी कंसेंट से यहाँ पे डील कर रहा था। तो यहाँ पे सेक्शन 90 में बोला गया है कि अगर आप कंसेंट ले रहे हैं, किसी पर्सन को डरा धमका के कंसेंट ले रहे हैं, या मिस कॉन्सेप्चुअल फैक्ट छुपा के आप उससे कंसेंट ले रहे हैं, और उस केस के अंदर मान लो कि वो बंदा अनसाउंड माइंड है, या इंटॉक्सिकेशन किया है आपने, उसको ड्रिंक भैया पिला दिया आपने उसको, और फिर जाके आपने उससे कंसेंट ले ली और क्राइम हो जाता है, उस केस के अंदर
तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आप डिफेंस नहीं मांग सकते, उस केस के अंदर आप डिफेंस नहीं मांग सकते। द कंसेंट इज नॉट वैलिड, कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, मान लो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, आपने उससे कंसेंट ले ली, 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, आपने उससे कंसेंट ले ली, आगे की बात समझ में। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट ये वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती। या कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, आपने उससे कंसेंट ले ली, तो ये जो कंसेंट है ये वैलिड नहीं होती। इंटॉक्सिकेशन करके आपने ड्रिंक करवा के बंदे से कंसेंट ले ली कि भाई तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, ठीक है जी, उसने कंसेंट दे दी, तो ये यहाँ पे कंसेंट वैलिड नहीं होती स्टूडेंट, अनलेस अगर कॉन्ट्रेटरी अपियरिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जब आप 12 साल से कम उम्र के बच्चे से वो कंसेंट ले रहे थे तो वो इतना मैच्योर था उन बातों को समझने के लिए, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएंगी। अब जो आपका सेक्शन 91 है वो क्या कहता है कि जो आपने 87, 88, 89 के अंदर जो आपने कंसेंट ली है वो कंसेंट हम नहीं मानने वाले, उन कंसेंट को नहीं माना जाएगा। मतलब कि भैया आपने कंसेंट ले ली, और कंसेंट जो आपने ली उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे देखो मान लो कि क्या हुआ, यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने किसी के फादर से कंसेंट ले ली, फादर ने बोल दिया मेरे बच्चे को मार डालो, मर्डर कर दो मेरे बच्चे का, ठीक है ना, और आपने जाके मर्डर कर दिया उसके बच्चे का। नो डाउट कि आपको गार्जियन ने कंसेंट दी थी, पर यहाँ पे कंसेंट स्टूडेंट नहीं मानी जाएगी, ये कंसेंट यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, ये एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट है। आपने यहाँ पे जो भी एक्ट किया है यहाँ पे वो एक्सक्लूजन माना जाएगा, तो आप यहाँ पे डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस है स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग केस क्या है भाई, ध्यान से सुनना। आपको पता होगा मिस कैरेज, तो आपको पता होगा कई बार होता है कि फीमेल, या कई बार ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होता है वो मिस कैरेज, मतलब कि वो कहता है बच्चा गिरा दो, ठीक है ना, फीमेल को बोलता है बच्चा गिरा दो। आपको पता है कि ये क्या है, अगेंस्ट है। मतलब ऐसा सर क्यों होता है, क्योंकि बेटा ऐसा क्या हुआ, लड़की सबसे पहले जो बर्थ हुआ वो लड़की का हुआ, ठीक है जी। अब घर वालों को और हस्बैंड को भी क्या चाहिए, एक लड़का चाहिए कि भाई बॉय होना चाहिए, और इस बार उन्होंने क्या किया, जांच करवा ली, पहले ही पता लग गया कि बॉय नहीं दोबारा से गर्ल होने वाला है, और उन्होंने क्या किया, वाइफ से साइन करवा ली और मिसकैरेज करवा लिया। तो स्टूडेंट आपको पता होगा लॉ के अकॉर्डिंग ये ऑफेंस है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप सेक्शन 91 के अंदर डिफेंस नहीं क्लेम कर सकते कि देखो जी जो फीमेल है जिसके पेट में ये बच्चा था उसी ने मिसकैरेज करवाया है, उसने कंसेंट दी है, हस्बैंड ने भी कंसेंट दी है, हम 91 की प्रोटेक्शन कर रहे हैं कंसेंट लेके, तो स्टूडेंट आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट हमारे पास सेक्शन नंबर 92, और सेक्शन नंबर 92 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 92 स्टूडेंट यहाँ पे एक बात कह रहा है, ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई पर्सन है उसके गुड फेथ में आप कोई काम कर रहे हो, उसके गुड फेथ के अंदर आप कोई काम कर रहे हो, पर आपने उससे कंसेंट नहीं ली, तो उस केस के अंदर आप लोग डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। नथिंग is an offense by a reason of harm which it may cause to a person। थोड़ा बहुत उसको हार्म हो रहा है पर आप उसके बेनिफिट के लिए वो काम कर रहे हैं, गुड फेथ के अंदर आप काम कर रहे हैं विदाउट हिज कंसेंट। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे बोल रहा है इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही मुश्किल है कि उस पर्सन की हम लोग कंसेंट ले सकें, या इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल, वो पर्सन इनकैपेबल है टू गिविंग हिज कंसेंट, और जो उसका गार्जियन है, नो गार्जियन और अदर पर्सन लॉफुल इन चार्ज, कोई भी नहीं है जिससे कि हम वो कंसेंट ले सकें, और आपने गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए कोई काम किया है, तो उस केस में आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाता है स्टूडेंट, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो डेथ के केस में आप यहाँ पे एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सीधी और सिंपल सा सेक्शन है सेक्शन 92, जिसके अंदर आप किसी पर्सन के गुड फेथ के लिए काम कर रहे हैं और विदाउट हिज कंसेंट
आप क्या है यहाँ पे उसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो उस केस के अंदर अगर थोड़ा बहुत हार्म हो जाता है तो उस हार्म के लिए आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हेलो, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 93, और 93 के अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन किया गया है गुड फेथ के अंदर। मतलब यहाँ पे एग्जांपल है कि एक सर्जन है और सर्जन क्या कर रहा है स्टूडेंट, ऑपरेशन कर रहा है और पेशेंट को बता देता है कि भैया जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं ऐसा हो सकता है कि शायद तुम जिंदा ना रहो और पेशेंट इज डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक। तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट जो सर्जन है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसने पर्सन को बता दिया था कि भाई मैं तुम्हारा जो ऑपरेशन कर रहा हूं वो तो मैं तो गुड फेथ के अंदर ही कर रहा हूं, पर हो सकता है कि तुम्हारी डेथ हो जाए। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट जो भी यहाँ पे सर्जन्स क्या करते हैं भाई, ऑपरेशन करते हैं और वहां पे वो बता देते हैं कि मैं गुड फेथ के अंदर आपका ऑपरेशन कर रहा हूं। तो उस केस के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे उस केस के अंदर वो लोग डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। वो सर्जन डिफेंस क्लेम कर सकता है कि जो मैंने ऑपरेशन किया था वो गुड फेथ के अंदर किया था, पेशेंट की डेथ हो गई तो मैं क्या करूं। ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन अगर आप देखोगे सेक्शन 94, तो एक पर्सन है जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब मान लो कि भाई तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर किसी ने बंदूक रख दी और बोल दिया, इंस्टेंटली बोल दिया कि इस पेपर पे साइन कर दो अदरवाइज मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है जी। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आप डिफेंस क्लेम कर सकते हो कोर्ट के अंदर कि सर मेरी खोपड़ी के ऊपर बंदूक रखी थी इसलिए मैंने उस पेपर पे साइन कर दिए। तो आप लोग उस केस के अंदर डिफेंस ले सकते हो। तो पहले यहाँ पे कहां से पढ़ना है भाई, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, पहले यहां से पढ़ना है। अब जो ये एक्सेप्शन बता रखी है यहाँ पे दो बातें, एक मर्डर का केस है और दूसरा ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ। इसको समझाता हूं। तो यहां पे आपने क्या किया, पहले आप यहां से पढ़ो जो मैंने समझाया आपको और उसके बाद ये एक्सेप्शन पढ़ना। अब मैं आपको एक्सेप्शन समझाता हूं, एक्सेप्शन की कहानी क्या है। तो एक्सेप्शन की कहानी क्या है भाई, पहला केस है मर्डर का। मतलब तुम्हें फोन आ गया भाई, तुम्हें फोन आ गया कि अगर तुमने उसको नहीं मारा दिन के 12 बजे तक या आज रात 12 बजे तक अगर तुमने बी का मर्डर नहीं किया तो कल हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एक मर्डर भरा फोन आ गया कि भैया तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा अगर तुम बी का मर्डर नहीं करोगे। तो मतलब अपनी जान बचाने के लिए आप किसी और का मर्डर नहीं कर सकते, आप ये डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, वो ऑफेंस जो कि स्टेट क्या करती है, पनिश करती है। तो जहां जहां आईपीसी में स्टेट ने पनिश किया है डेथ पनिशमेंट है, जैसे होता है ना हम पूरा लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे डेथ पनिशमेंट होती है। तो ऐसी आईपीसी के अंदर जहां पे डेथ पनिशमेंट है, अगर आप वो वाला ऑफेंस करते हैं तो उस केस के अंदर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। लास्ट सेक्शन देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन है हमारा आईपीसी के अंदर और ये चैप्टर स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्शन 95 है। आपको एक ओवरव्यू दे दूं सेक्शन 95 का कि एक एक्ट हुआ, मतलब कि कोई भी आपने एक्ट किया जिससे कॉजिंग स्लाइट हार्म, छोटा मोटा किसी को कोई हार्म हो गया। भाई जैसे कई बार हो जाता है, आप लोग क्लास में हो, स्कूल के अंदर होते हो तो किसी की आप पेन चुरा लेते हो, किसी का आपने ऐसी बुक चुरा लिया आपने, ठीक है जी। मोबाइल नहीं चोरी किया आपने, ठीक है, मोबाइल बड़ा हो जाएगा। छोटी मोटी आपने ऐसी कुछ कर दिया, छोटा मोटा ऑफेंस कर दिया किसी के साथ आपने, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर आप कोर्ट में चले जाते तो सामने वाला क्या है, डिफेंस ले सकता है। तो यहां पे एक मैक्सिमम का यूज हुआ है, वो आप लिख लो। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आप लिख लो डी मिनिमाइज नॉन कुरेट लैक्स। डी मिनिमाइज नॉन कुरेट लैक्स, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, गूगल में जाके दिखा देते हैं आपको, एक मिनट। तो स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हैं डी
मिनिमाइज नॉन कुरेक्ट लैक्स, इसका मतलब क्या है कि जज उन चीजों के लिए नहीं बैठा हुआ जो छोटी मोटी चोरी हो गई है, छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, छोटी मोटी हार्म हो गई है, तो जज उन चीजों के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो ये लैटिन में आप ये लिख के आ जाना इसका मतलब, ठीक है जी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन 95 मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, ठीक है, ये मैक्सिमम पक्का लिख के आना। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जर्नल एक्सेप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चाहे एग्जाम स्टूडेंट कभी भी हो, अगस्त में हो या दिसंबर में हो, कभी भी आपका एग्जाम हो, तो ये आईपीसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट चैप्टर इज ओवर। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं पूरा 1 घंटे का लेक्चर मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है जी। तो आप लोग भी स्टूडेंट नोट्स बनाएं जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और प्लीज नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर करो आप, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट अपना ख्याल रखें। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके लेक्चर की प्लेलिस्ट मैं आपके पास भेजूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे जी।